हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ट्वेल्थ क्लास में हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है अकाउंटेंसी की। उसमें मैं पहला चैप्टर एनपीओ आपको समझा रहा था। अब तक मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, दो पार्ट बना चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने मीनिंग बताई थी और एनपीओ क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये पूरा डिटेल समझाई थी। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। पार्ट 2 में हमने रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था। एनपीओ अपने अकाउंटिंग सेगमेंट में क्या तैयार करते हैं, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट पार्ट 2 वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत परेशान रहते हैं बच्चे इससे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज हमारा जो है ना पार्ट 3 है ये वीडियो का। इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है ज़रा समझो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस। ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। जबकि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज़ रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो ना कैश और असेट से रिलेटेड है। विच इज़ प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस। वहाँ कैश बेसिस में बनता था, ये एक्रूअल बेसिस बनता है। एक्रूअल के बेसिस और कैश बेसिस में डिफरेंस होता है। कैश बेसिस में उधार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं और एक्रूअल बेसिस में उधार और नकद दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इतनी सी बात आप याद रखिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस। और इट, आगे समझो ज़रा एक लाइन और, इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर एनपीओज। जो काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, वही काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है। ये वही वर्क करता है जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ गई बात यहाँ पे। वहाँ पर क्या था, डेबिट साइड सारे एक्सपेंडिचर डाला करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे डेबिट साइड सारे खर्चे डालेंगे, क्रेडिट साइड इनकम डाला करते थे। यहाँ पर भी सेम क्रेडिट साइड इनकम डालेंगे और जो इसका रिजल्ट होगा उसका रिजल्ट होता था प्रॉफिट और लॉस। इसका रिजल्ट होगा सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, समझ आ गई बात आपको इतनी। आगे बढ़ने से पहले आप एक बात पे और ध्यान दीजिए। एक्रूअल बेसिस में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आपको एक बात याद रखनी है। बात यह है कि करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को शामिल करना है, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। उससे रिलेटेड इनकम को शामिल नहीं करना। ज़रा ध्यान समझना आप। पहले मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। जैसे सैलरी पेड, सैलरी एक्सपेंडिचर है, सैलरी पेड 12,000, समझने की कोशिश करो आप, इंक्लूडिंग ₹1,500 पेड फॉर 2019 एंड ₹500 पेड फॉर 2021। ये 2020 चल रहा है। ठीक है, हमने सैलरी पेड करी है 12,000। उसमें क्या इंक्लूड है, 1,500 दी है 2019 प्रीवियस ईयर। इधर समझो, आपका प्रीवियस ईयर क्या हो गया, फिलहाल समझो 2019-20। करंट ईयर क्या हो गया आपका, करंट ईयर हो गया 2020-21। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया आपका, नेक्स्ट ईयर हो गया 2021-22। ठीक है, जो हमारा करंट ईयर चल रहा है 20-21 को मैंने फिलहाल 20 बोला है। ज़रा 19 प्रीवियस ईयर, 20 करंट ईयर, 21 नेक्स्ट ईयर। 1,500 रुपये आपने प्रीवियस ईयर के लिए दिए हैं, तो प्रीवियस ईयर का खर्चा इस साल क्यों कंसिडर करेंगे, तो प्रीवियस ईयर में कंसिडर हो गया होगा, है ना। इसी तरह से 500 दिए नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर का खर्चा क्यों कंसीडर करेंगे, वो तो नेक्स्ट ईयर में लेंगे। अच्छा, अगर ये दोनों कंसीडर आपने कर लिए, गलती कर दी, तो आपका प्रॉफिट मतलब सरप्लस गलत निकल के आएगा। हमारा काम क्या है अकाउंटिंग के अंदर, एक्यूरेट, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एक्यूरेट सरप्लस और डेफिसिट निकाल के देना। तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए हमें, ये 1,500 को भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड है, और ये 500 को भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर में कंसीडर होगा। इसका मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? 12,000 में से याद रखो, आप ये सब याद करो अभी से। सैलरी, जब भी कोई सैलरी नहीं, कोई भी आइटम के आपका ट्रीटमेंट करोगे सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे। लेस करोगे पेड फॉर प्रीवियस ईयर और लेस करोगे पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। दोनों चीज़ आपको लेस करनी है और एक चीज़ ऐड करनी है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। मतलब क्या है ये, ज़रा फिलहाल इसको समझते हैं। 12,000 में से लेस करें 1,500, लेस करें 500, ये आ गया। जब इसमें से दोनों चीज़ लेस करेंगे तो 10,000 आ गया। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस साल की कुछ सैलरी हमारे पे बकाया रह गई हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब करंट ईयर 2020 और 21 की हमने एक एम्प्लॉय को कहा है भाई हमारे पास अभी सैलरी के पैसे नहीं हैं, अगले महीने डबल सैलरी ले लेना। हम पर बकाया कर्जा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गई लायबिलिटी। इस लायबिलिटी को आपने पे तो करी नहीं है, बट आपके ऊपर ये लायबिलिटी तो है, आपका खर्चा तो हो चुका है, करंट ईयर का एक्सपेंस तो है ना, ये अगले साल पे कर दोगे, अगले महीने पे कर दोगे, तो ये खर्चा तो आपका है ना। तो इस साल का खर्चा कंसीडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर आपने खर्चा कंसीडर नहीं करा तो 11 महीने की सैलरी कंसीडर करी तो 12 महीने होते हैं एक साल में, तो आपके प्रॉफिट मतलब सरप्लस या डेफिसिट गलत निकल के आएगा। तो क्या करना चाहिए आपको, इसको ऐड करना चाहिए। मान लो कितनी है, जितनी भी है, मान लो 1,000 है, 1,000 इसमें ऐड करो तो 11,000 की एंट्री आपको करनी है। समझ आया आपको? ये ट्रीटमेंट सैलरी में नहीं करना, रेंट में भी करना है, जर्नल एक्सपेंस में भी करना है, सब आइटम में ये ट्रीटमेंट आपको करना है। क्या मैंने सिखाया है, पेड फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं लेना, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं लेना, प्रीवियस ईयर के खर्चे भी नहीं लेने, नेक्स्ट ईयर के खर्चे भी लेने। क्यों? क्योंकि वो उन सालों में उन ईयर्स में इंक्लूड होंगे, अभी तो इंक्लूड नहीं करने हमें। और करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लेना है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है तो यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। फिर आप ये इनकम एनपीओ और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ सकते हैं। समझे? आगे बढ़ें, आप समझ आइए आपको ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, मीनिंग समझ आ गई आपको? ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट में किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंसीडर करनी है, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड नहीं कंसीडर करनी। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ज़रा इसका फॉर्मेट देखते हैं। थोड़ा मुश्किल है समझना। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। सारे एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पर आपको लिखने हैं इनकम्स अमाउंट। एक बार ज़रा समझो, नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और काम एक्सपेंडिचर एंड इनकम, नाम उल्टा और काम उल्टा। ये बात याद रखना। कभी आप गलती कर दो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पर भी आप इनकम और एक्सपेंडिचर कर दो तो पूरा आपने कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। समझ आई आपको ये बात? तो ये गलती नहीं करनी। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। सारे एक्सपेंडिचर आपको यहाँ डालने हैं, जैसे सैलरीज, जिस तरह से रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, मेडिसिन एक्सपेंस, स्टेशनरी, इसी तरह से आपका स्टेशनरी हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल, जो भी खर्चा है आपका, डेप्रीसिएशन,
सारे खर्चे को। और एक बात और, लॉस ऑन सेल यहाँ डालना है आपको, ठीक है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को, इन तीनों को मैंने अलग करा, ज़रा ध्यान देना, ठीक है। छोटा सा फॉर्मेट है। और जो भी खर्चे हैं, ऑडिट फीस हो गया आपका, हायर ग्राउंड चार्जेस हो गए, जो भी खर्चा है आपका, सेल ऑफ न्यूज़पेपर के खर्चे हैं, मैगजीन के खर्चे हैं, सारे खर्चे इधर प्लेस कर दो, ठीक है। इस तरफ आप इनकम डालो। सबसे पहले इनकम जो आती है ना एनपीओ के पास, वो आती है सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जो एनपीओ के मेंबर होते हैं, जो मेंबर एनुअली पेमेंट करते हैं एनपीओ को रन करने के लिए, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये मेंबर पे करते हैं, सब्सक्रिप्शन आएगी आपकी यहाँ पर। उसके अलावा डोनेशन, जो डोनेशन मिली है आपको यहाँ डाल देनी है डोनेशन आपको। और लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आती है इसमें, इनकम एक्सपेंडिचर में लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आती है। ये बैलेंस शीट में जाती है लायबिलिटी साइड, तो इसकी एंट्री नहीं करनी है। क्या लिखना है? एंट्रेंस फीस आती है, एंट्रेंस फीस। और टूर्नामेंट एक्सपेंस यहाँ है। और अगर टूर्नामेंट रिसिप्ट्स हैं रिसिप्ट्स यहाँ पर आएगी। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर जो बेचते हो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अच्छा, कोई असेट सोल्ड कर दी, लॉस ऑन सेल यहाँ पर है, तो गेन ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। ज़रा समझना, इसको मैंने नंबर 1 नाम दिया, इसको मैंने नंबर 2 नाम दिया, इसको मैंने नंबर 3 नाम दिया, इसको मैंने नंबर 4 नाम दिया। समझ आई बात आपको? ये 4 चीज़ें क्या है अभी समझेंगे, पहले ध्यान दो। सारी इनकम इस तरफ, सारे एक्सपेंडिचर खर्चे इस तरफ। इनकम अगर ज़्यादा है, इसका टोटल करोगे आप, हो सकता है आपकी इनकम ज़्यादा हो खर्चे कम हो, इनकम ज़्यादा हो खर्चे कम हो। तो अगर इनकम ज़्यादा है तो इस तरफ आप पुट करोगे सरप्लस। मतलब सरप्लस क्या होता है? इनकम ज़्यादा होने पर खर्चों से सरप्लस कहलाता है। एक्सीज ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। उल्टा हो सकता है, खर्चे ज़्यादा हो इनकम कम हो, एक्सीज ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम क्या कहलाएगा? डेफिसिट। यहाँ डेफिसिट आएगा, यहाँ सरप्लस आएगा। समझ आया आपको बात? ये 4 चीज़ें क्या हैं? ये 4 चीज़ें, 4 इंपॉर्टेंट, 4 नहीं 5, एक चीज़ एक्स्ट्रा और। ये 5 चीज़ें जिसने सीखी वही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते इस अकाउंट को। क्या ये 4-5 चीज़ें? ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ज़रा समझो। पहला सैलरी का मैंने बता दिया। करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं ऐड करेंगे, माइनस करेंगे या इग्नोर करेंगे, ठीक है। समझ आई बात? रेंट में भी ये करना, सब चीज़ों में ये आपको ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। फिर ये नंबर 2 क्या है? मेडिसिन, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स की अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, उन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको कंज्यूमेबल आइटम के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और उस वर्किंग नोट से कैलकुलेट करके अमाउंट यहाँ डालनी पड़ेगी। क्यों बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट? अच्छा, अगर आपको दे दिया मेडिसिन एक्सपेंस, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ डाल दो। मगर मेडिसिन एक्सपेंस करंट ईयर के भी, प्रीवियस ईयर के भी, मेडिसिन स्टॉक भी तो हो सकता है आपके पास कुछ मेडिसिन बच गई हो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन पिछले साल का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, तो बड़ी कन्फ्यूज़न आ जाएगी यहाँ पर। तो मैं आपको एक प्रोसीजर सिखाऊंगा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, स्टेशनरी हो, इनके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। दोबारा समझो क्यों। आपने मेडिसिन खरीदी, आपका कोई हॉस्पिटल है, एनपीओ में आता है हॉस्पिटल भी, क्या आप डेली के हिसाब से मेडिसिन खरीदेंगे? जितना कंज्यूम होगा उतना मेडिसिन लेकर आओ? नोट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने इकट्ठी मेडिसिन मंगाई एक साथ, बहुत सारी स्टॉक ऑफ मेडिसिन, उस मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, कंज्यूम करना शुरू करा, साल ख़त्म हुआ,
ईयर एंड हुआ, कुछ मेडिसिन बच गई होगी और मंगाई होगी आपने, बार बार यूज़ हो रही है, परचेज़ कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, परचेज़ कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ ना कुछ मेडिसिन तो साल के एट द एंड ऑफ द ईयर बचेगी ना, तो उसको स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह से जो 1 अप्रैल को था वो ओपनिंग स्टॉक है, तो बड़ी कन्फ्यूज़न है नहीं है। जबकि स्टॉक नहीं लेना, जितनी अमाउंट कंज्यूम हुई है वो लेनी है। एक बात तो ये, एक कन्फ्यूज़न और, स्टेशनरी क्या हमेशा कैश खरीदोगे? कुछ क्रेडिट भी तो खरीदोगे, तो क्रेडिट भी तो परचेज़ करी होगी। अब क्रेडिट परचेज़ कितनी का, क्रेडिट परचेज़ जिससे करते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं। तो बड़ी कन्फ्यूज़न आपके यहाँ पर टेंशन आ जाएगी, बड़ी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी। इसके लिए आप अलग से इसकी कैलकुलेशन करना सीखो। कैसे सीखेंगे अभी मैं समझाऊँगा। नंबर 1। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन। सेम चीज़ सब्सक्रिप्शन को भी कैलकुलेट करना आपको सेपरेटली सीखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा परेशान सब्सक्रिप्शन करती है, इसमें सब्सक्रिप्शन सीखेंगे हम। और 4th नंबर पे डोनेशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले जो आसान चीज़ें उसे कंप्लीट करते हैं। सैलरी मैंने कंप्लीट कर दी, सैलरी का याद रखना। डोनेशन उसके बाद आसान है, डोनेशन को क्लियर करते हैं। ज़रा डोनेशन पर ध्यान दो आप। डोनेशन डोनेशन 2 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है जनरल डोनेशन और एक हो सकती है स्पेसिफिक डोनेशन। देखो, जनरल डोनेशन वो होती है जो डोनर आया, आपको पैसे दे गया, सर आप अच्छे काम करते हो, आप मरीज़ों का, पेशेंट की आप देखभाल करते हो, फ्री में इलाज करते हो, आप एनजीओ चला रहे हो, एनपीओ है आपका, लो आप हमारी तरफ से 20,000 रुपये लीजिए डोनेशन, और मरीज़ों का ऐसे ही इलाज करो आप, इस पैसे का डोनेशन दे दिया आपने हॉस्पिटल को। तो ये जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनर आया, कह रहा सर इस पैसे का आपको यूज़ केवल नहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में करना, मैं डोनेशन दे रहा हूँ, मगर इससे आप ना नए बेड लगाओ हॉस्पिटल में, नई बिल्डिंग तैयार करो। तो ये पर्टिकुलर डोनेशन हो गई। वो तो नाम के साथ डोनर देने वाला भी बता रहा है काम क्या करना है, यूज़ क्या करना है, दैट इज़ स्पेसिफिक डोनेशन। और जनरल डोनेशन समझ आ गई आपको। पहली बात, स्पेसिफिक डोनेशन को यहाँ पर आपको कंसिडर नहीं करना है, इसको सीधा सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डालना है। लायबिलिटीज़ में कौन सी बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिलहाल इतना समझो, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये 2 टाइप की होगी आपकी। एक होगी रिकरिंग इन नेचर और एक होगी नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये क्या मतलब है रिकरिंग? देखो, ऐसी डोनेशन जो आपको बार बार मिलती है, लगातार मिलती रहती है, छोटी अमाउंट की डोनेशन, ये तो बार बार मिलेगी, तो इसे रिकरिंग इन नेचर बोलते हैं। स्मॉल अमाउंट की जो डोनेशन होती है उसको आपको इसमें प्लेस करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और नॉन रिकरिंग, बड़ी अमाउंट, कोई डोनर आया विदेश से, देखा आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपको उनने सीधा 5 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। क्या आपको हर साल मिलेगा ये 5 लाख का चेक? नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग इन नेचर को कंसीडर नहीं करना, इसको भी आपको बैलेंस शीट में डालना है लायबिलिटी साइड। और इसको कहाँ डालना आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। समझ आया आपको ये डोनेशन की ट्रीटमेंट? डोनेशन क्लियर हो गई, हमारी सैलरी क्लियर हो गई, सब्सक्रिप्शन और कंज्यूमेबल आइटम जैसे मेडिसिन, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, इनको समझते हैं। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन करोगे आपको इनकी ट्रीटमेंट ज़्यादा होगी, मतलब इनकी एडजस्टमेंट होगी, तो आप उसके लिए एक वर्किंग नोट तैयार करना। वर्किंग नोट से वैल्यू निकालना। जैसे मैंने मान लो वर्किंग नोट तैयार करा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नोट नंबर 1। मैंने नोट नंबर 1 से कैलकुलेट करी और यहाँ पर इसकी अमाउंट प्लेस कर दी, जैसे 1 लाख। इसी तरह से इसके लिए भी आप नोट बनाना, इनके लिए नोट बनाना, ये चीज़ें याद रखना आपको। डोनेशन के लिए बस आपको ये ट्रीटमेंट याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बात मैंने और बताई थी कि इसमें एंट्रेंस फीस आती है, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आती। अच्छा, मैंने 5 चीज़ें बोली थी, 1 2 3 4। 5वें क्या है? 5वां होता है फंड बेस अकाउंटिंग। चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आज इनको समझते हैं। मैं आपको चलो सब्सक्रिप्शन तैयार कराता। आज हम सब्सक्रिप्शन और
और कंज्यूमेबल आइटम पर डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन किस तरह से कैलकुलेट करनी है आपको, ये समझो ज़रा। आपको जो ये वर्किंग नोट टाइप से कैलकुलेट करना, आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है उसे ले लो आप। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मान लो हमारा जो ईयर है ना वो 2021 है, ठीक है। तो जितनी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है वो यहाँ पर आपने कंसीडर करनी है, ठीक है। इसमें से आपको दो चीज़ें लेस करनी हैं और दो चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। इसमें आपको दो आइटम लेस करने हैं और दो आइटम ऐड करने हैं। इसमें आपको दो आइटम लेस करने हैं और दो आइटम ऐड करने हैं। ज़रा समझने की कोशिश करो। हाउ, क्या लेस करना है? मैंने अभी क्या बोला था? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड माइनस पिछले साल की इनकम है, माइनस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम नेक्स्ट ईयर में जाएगी, वो भी माइनस, दोनों माइनस करो। रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, कौन सा? 1920 के लिए जो आपको मिली है उसको आपको माइनस करना है। और दूसरा रिसीव्ड व्हाट? सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या है? 2021। नो 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 21-22 इसको भी लेस करना है। दोनों चीज़ें ऐड करके लेस करो इसमें से। जब आप लेस करोगे तो ये नहीं बचा आपका आइटम इतना। दो चीज़ें ऐड करो। अच्छा, क्या ऐड करना है? मैंने अभी क्या बोला था? करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की एरियर, करंट ईयर की एरियर। ज़रा सुनो। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर की कुछ सब्सक्रिप्शन रह गई है, उसको आपको ऐड करना है। और एक चीज़ और ऐड करनी है, एडवांस रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को ऐड करा, इसमें ये देखो, इसमें से ये माइनस करा या इसे ऐड करा, आपकी इनकम पता लग गई है कितनी इनकम है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है, जितनी मिली है यहाँ पर। रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर मतलब कोई डोनर नहीं, कोई मेंबर, आपका मेंबर जिसने पिछले साल सब्सक्रिप्शन नहीं दी थी। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एक एनुअल अमाउंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हर मेंबर एक साल के 1000 रुपये देता है। एक मेंबर की जिम्मेदारी बनती है एक साल के 1000 रुपये देने की, ठीक है। तो आपके पास कोई मेंबर है, उसने प्रीवियस ईयर मतलब 19-20 में सब्सक्रिप्शन नहीं दी, तो उसने कहा मैं नेक्स्ट ईयर में डबल दे दूँगा आपको। तो ये आउटस्टैंडिंग होगी पिछले साल की। तो उसने करंट ईयर में आपको कितनी दी होगी? 2 महीने की 2000 दी होगी। तो 2000 रुपये इसमें इंक्लूड है, मगर 1000 तो पिछले साल की है, तो इसलिए 1000 हमने लेस कर दिया। समझ आया आपको यहाँ? रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसा भी तो हो सकता है कोई डोनर कहे सर एक काम करो, ये तो अलग है। अब दोबारा समझो। एक अलग से मेंबर आपका क्या कहता है, सर ये 1000 रुपये लो सब्सक्रिप्शन, 1000 रुपये और लो नेक्स्ट ईयर की भी, अगले साल नहीं दूंगा मैं। अगले साल क्या पता क्या पैसा हो ना हो, मैं रहूँ ना रहूँ, 2 साल की आप एक साथ ले लो। तो ये तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, अभी से रिसीव हो गई है, तो इसे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना है आपको। तो क्या करा मैंने, इसलिए ये भी माइनस करा, रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। समझ आया आपको? ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड थी हैं दोनों, ठीक है।
ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मिस्टर एक्स हो आपका मेंबर, उसने कहा सर मेरे पास इस साल की इनका अभी पैसा है नहीं, नेक्स्ट ईयर जब आएगा 21 22 जब आएगा तो मैं ये वाले और वो दोनों एक साथ आपको पैसा दे दूंगा। तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन मिली नहीं है अभी आपको, मगर मिलेगी ज़रूर, वो देगा ज़रूर, ज़रा ध्यान दो। तो उसमें मैंने क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर क्या आउटस्टैंडिंग है, मिली नहीं है, मिल जाएगी, ऐड कर लिया हमने 1000 रुपये, जैसे मैंने बताया अभी एग्जाम्पल 1000 रुपये, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है प्रीवियस ईयर में 19 में 2019 में 2019 में किसी मेंबर ने 20 की भी दे दी हो, सर ये लो पैसा 19 का, 20 का भी लो, अभी ले लो मेरे से 2 साल की, तो वो 19 में तो आपको कंसीडर नहीं करनी थी क्योंकि 19 की इनकम तो थी नहीं, 20 की इनकम थी, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड करना है। तो समझ आया आपको, करंट ईयर से रिलेटेड इनकम ऐड करनी है, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम को माइनस कर दिया है, तो आपकी ये निकल के आ गया सब्सक्रिप्शन। तो उसको शॉर्टकट में हम याद करते हैं। शॉर्टकट में कैसे याद करते हैं ज़रा समझो। इसे बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड है। देखो 19 20 21, 19 पिछला साल है, प्रीवियस ईयर, तो इसे हम ओपनिंग से डिनोट करते हैं। ये करंट ईयर है और ये अगला साल, इसे नेक्स्ट या एडवांस से डिनोट करते हैं, ठीक है, या क्लोजिंग, इसे क्लोजिंग बोलते हैं, क्लोजिंग। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ज़रा देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल वाली लेस करा, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए तो एडवांस होगी, तो नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। तो क्या बोलेंगे इसको, क्लोजिंग एडवांस। याद करो आप शॉर्टकट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग एडवांस लेस, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है, तो इसको क्या बोलना है आपको, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इसका उल्टा कर दो आप, अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करना है आपको, ऐड करना है, और ये ओपनिंग एडवांस है, इसका उल्टा कर दो, क्लोजिंग एडवांस का उल्टा कर दो ओपनिंग एडवांस। ठीक है, समझ आया? दोबारा समझो, या आप शॉर्टकट याद करो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ले लेना है आपको। ओपनिंग, एक चीज़ याद कर लो बस आप, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, एक चीज़ याद करो बस आप, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, ओपनिंग का उल्टा करो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, हो गया याद? एडवांस के लिए रिवर्स, ओपनिंग एडवांस प्लस और क्लोजिंग एडवांस माइनस, हो गया याद आपको ये? अब आप सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो सब्सक्रिप्शन आपका क्लियर है। एक आइटम रह गया है कंज्यूमेबल आइटम, जरा ध्यान दो। बच्चों कंज्यूमेबल आइटम जैसे मैंने स्टेशनरी बताई है, मैंने स्टेशनरी बताई है, स्पोर्ट्स मटेरियल बताया है और मेडिसिन बताई है। कंज्यूमेबल आइटम सबसे ज़्यादा परेशान करेगा आपको, ये सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा परेशान करेगा। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर कंज्यूमेबल आइटम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। अच्छा, कंज्यूमेबल आइटम को ना आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ इसकी कन्फ्यूजन से बचने का। आपको इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला, इफ़ परचेज गिवन, अगर आपको परचेजेस दे रखी हैं तो बहुत आसान चीज़ होगी, और अगर आपको इफ़ पेमेंट गिवन, अगर आपको परचेज गिवन है तो अलग तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, और अगर आपको पेमेंट गिवन है तो अलग तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ज़रा परचेज गिवन है तो कैसे करोगे? अगर परचेज आपको दी हुई है, जैसे परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो परचेज जितनी है ना आपके पास, टोटल परचेज यहाँ लेना है, ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होगा जो 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल 2020 को होगा, या फिर इसे बोलते हैं इस साल का जो बचा हुआ है, इस साल का क्लोजिंग, इस साल के लिए ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग, इस साल के लिए ओपनिंग, ठीक है। जरा ध्यान दो, ओपनिंग स्टॉक
ऐड करना है और लेस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। ऐड लेस, बस आपका निकल के आ गया आइटम कंज्यूम। आइटम कंज्यूम बहुत आसान है। आपको ना क्रेडिटर पे ध्यान देना, ना एडवांस पे ध्यान देना, किसी चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको परचेजेस गिवन है, परचेज में क्या करोगे, टोटल परचेज, ऐड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग। अगर आपको पेमेंट गिवन है तो बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। तो अगर आपको पेमेंट दी है तो ये फॉर्मेट नहीं लगेगा आपका, अगर आपने ये फॉर्मेट लगा दिया तो गलत। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसिडर करूँगा। आज की वीडियो में यहीं तक ही, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये टोटल क्लियर करूँगा और एक क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आज इतना ही, बाय बाय।